नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था, उसके पीछे क्या राजनीति है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, आपको ये बातें समझनी होगी जो आज मैं इस वीडियो में कहने जा रहा हूँ। तो आपको समझनी होगी तो पहला जाके आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में क्या हुआ और यूपी में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। लोकसभा के चुनाव के दरमियान उनको मालूम था ये होने वाला है, ये होगा ही, क्योंकि उन्होंने ये राजनीति समझी है। इसलिए मैंने क्या कहा, प्रशासन की बात कर रहे थे, शासन की बात नहीं। शासन वो समझ चुके थे किस तरह से करना है, किस हद तक करना है, किसको कैसा कहाँ पे रोकना है, कौन क्या कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी किरोस्कर। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका शीर्षक दिया है अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार वो मराठी में है। उसमें मैंने एक बात कही है कि ये जो नारा दिया था, नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था, उसके पीछे क्या राजनीति है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, आपको ये बातें समझनी होगी जो आज मैं इस वीडियो में कहने जा रहा हूँ। आपको समझनी होगी तो पहला जाके आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा, भले मराठी में हो, आपको जाके देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, तभी आप ये जो आज मैं बात कर रहा हूँ वो आप समझ सकते हो। दोस्तों, और एक बात है कि नरेंद्र मोदी जी को जितना मैं जानता हूँ, समझता हूँ, एक बार मैं उसको मिला भी था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब काम के सिलसिले में उनसे मिला, मेरी मुलाकात हुई थी। और उस समय का जो मेरा उनसे वार्तालाप हुआ था, जो उनको मैंने मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तब मैं उनको कुछ अंश तक उनको जान चुका था, समझ चुका था वो काम के सिलसिले में। तब से मैं उनको लगातार फॉलो कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या इंसान है, उनके दिमाग में असल में क्या है। उनकी मैंने मुख्यमंत्री होने के बाद उनका जो कार्यकाल है वो पूरा मैंने देखा है, पढ़ा है, समझा है। और उसके बाद उनका ये पंतप्रधान बनने के बाद उनका जो 10 साल का कार्यकाल है वो भी मैंने देखा है, परखा है उसको। और उसके बाद मैं ये मेरी बात आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना मैं उनको समझने की कोशिश कर रहा हूँ और समझता हूँ। दोस्तों, अभी जो राजनीति शुरू है लोकसभा के चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के दरमियान क्या हुआ था वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, सुनाया है। उस दरमियान क्या क्या घटित हुआ था और उसके पीछे क्या राजनीति थी, क्या उद्देश्य था। मगर उसके बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद अभी क्या हो रहा है वही आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में एक बात कही थी कि उनको, हिंदुओं को जागरूक करना है, हिंदुओं को जागरूक करना है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार और 370, ये जो नारा उन्होंने दिया था उसके पीछे एक ही राज था, वो है हिंदुओं को जागरूक करना, सतर्क करना, हिंदुओं को सतर्क करना। 370 बात कहे कि उन्होंने कश्मीर का कश्मीर का कश्मीर की बातें साधी थी, जब हिंदुओं की कत्लेआम हुआ था, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, हिंदुओं को वहां से भागना पड़ा था। वो किस वजह से था? 370 कलम होने के वजह से। और 370 ये जो आंकड़ा उन्होंने बताया था, तो वही चीज़ 370 कलम आपको याद दिलवाने के लिए, और 370 कलम आपको याद दिलवाया जाता है तो आपको ये भी पता चलेगा कि कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ था, उनका कत्ल हुआ था, वहाँ पे हिंदू लहूलुहान हुआ था, उन हिंदुओं की हत्या हुई थी।
दोस्तों यही बातें साधने के लिए उन्होंने किया था। दोस्तों आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो भी देखा है, मुख्यमंत्री पद जब उन्होंने वो संभाला था, तब उन्होंने जो गुजरात में देखा है और विरोधियों को भी देखा है, उनको भी परखा है, उनकी चाल क्या रहेगी, वो आगे चाल क्या करेंगे, उनकी नीति क्या रहेगी, वो पहले से जान चुके हैं। सिर्फ उनको पंतप्रधान होने के बाद इतना ही जानना था कि प्रशासन कैसा चलाना है। शासन तो समझ चुके थे, मगर प्रशासन कैसा चलाना है वही समझना था। दोस्तों समझ जाइए मैं क्या बात कर रहा हूँ। उनको क्या समझना था, क्योंकि एक राज्य का प्रशासन और एक देश का प्रशासन अलग होता है, तो उनको उतना ही समझना था कि प्रशासन कैसा चलाना है। बाकी कुछ समझना जरूरी नहीं था, क्योंकि वो समझ चुके थे विरोधक कैसे चलेंगे, कितना झूठ परोसेंगे। दोस्तों यही मद्देनजर रखे उन्होंने ये बात लोकसभा के चुनाव में की थी, 400 पार। ये 400 पार क्यों किया था कि लोगों को भी समझाने के लिए 400 पार होना चाहिए, जरूरी है अब की बार 400 पार। क्योंकि अपने देश के जो लोग हैं ना, वो 5-10 साल के बाद क्या होते हैं, थोड़ा इधर उधर भटक जाते हैं, थोड़ा इधर उधर भटक जाते हैं और फिर गलत निर्णय लेते हैं उनको साधने के लिए। और दूसरा क्या है कि विरोधी जो है उनके दिल में एक डर बिठाने के लिए कि वो ऐसे कुछ करे, ऐसा कुछ पेतरा चलाए, ऐसा कुछ काम करे कि आगे जाके उसको हम लोग उजागर कर सकते। और वही हुआ। आखिर में विरोधी जो भी दल थे कांग्रेस को लेके, जो भी उनके साथ इंडिया आघाड़ी में जितने भी दल थे, उन्होंने वो किया। सनातन के बारे में गलत बात की, हिंदुओं के बारे में गलत बात की, हिंदुओं के जाति जमाती की बात की, जातियों को तोड़ने की बात की, उसकी उसका विभाजन करने की बात की। दोस्तों ये सब बातें हुई, इसलिए वो 400 पार का नारा था। हिंदुओं को जागरूक करने के लिए, हिंदुओं को असलियत समझाने के लिए, इस देश में क्या हो रहा है, और दुनिया को समझाने के लिए। ये बातें तो मैंने की है पिछले वीडियो में। और दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में क्या हुआ और यूपी में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ लोकसभा के चुनाव के दरमियान। उनको मालूम था ये होने वाला है, ये होगा ही, क्योंकि उन्होंने ये राजनीति समझी है। इसलिए मैंने क्या कहा, प्रशासन की बात कर रहे थे, शासन की बात नहीं। शासन वो समझ चुके थे किस तरह से करना है, किस हद तक करना है, किसको कैसा कहाँ पे रोकना है, कौन क्या कर रहा है। उनको चुनाव होने के बाद, लोकसभा चुनाव होने के बाद उनको ये सब बातें पता चली, ऐसा नहीं है दोस्तों। उनको पहले से खबर थी कि महाराष्ट्र में होगा, उत्तर प्रदेश में ही होगा, पश्चिम बंगाल में होगा। उनको पहले से पता था, पहले ही जान चुके थे। इसलिए उन्होंने ये जो उसके पहले बात की थी, लाभार्थी करके मुसलमानों को साधा था, पसमानदा मुसलमानों को भी साधा था लाभार्थी करके। दोस्तों 70 साल मुसलमानों को कुछ नहीं मिला था, मगर नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में उनको दिया लाभार्थी बना के। पसमानदा मुसलमानों की भी बात की, मगर आखिर में क्या हुआ, उनको मालूम था यही होने वाला है। कितना भी करो मुसलमानों के लिए, उनके दिल में एक ही चीज़ है, वो है इस्लाम। बाकी उनको कुछ मायना नहीं रखता है। वो उन जान चुके हैं, वो समझ चुके हैं दोस्तों। इसलिए सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए सब बातें वो कर रहे थे, चीज़ें कर रहे थे। अभी आपने सुना होगा पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, उनका बयान आपने सुना होगा। और आसाम के हेमंत बिश्वा शर्मा, उनकी आपने बातें सुनी होगी। उन्होंने क्या कहा कि दोनों ने बातें की, अपने बयान दिए। क्या बयान दिए कि अभी काफ़ी हो चुका है, सबका साथ सबका विकास, अभी जिसका साथ मिलेगा उसका ही विकास होगा।
बाद में उन्होंने कहा कि ये हमारी वैयक्तिक बातें हैं, हमारी ये अपनी बातें हैं। हम लोग ये भारतीय जनता पार्टी की या नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं कर रहे। उनके बयानों के बारे में हम लोग सबका साथ सबका विकास उनको हम लोग नहीं छेड़ रहे। ये हमारे बयान है, हाँ हमारे अपने बयान है। दोस्तों ये बयान सिर्फ दिए नहीं जा रहे, ये जानबूझ के दिए जा रहे, ये हिंदुओं को साधने के लिए दिए जा रहे। दोस्तों अभी फिलहाल आपने देखा होगा कावड़िया यात्रा के दरमियान योगी सरकार ने सबको जो जिस रास्ते पे से कावड़िया जाएंगे उस रास्ते पे जितने भी दुकानें होंगे उनको उन्होंने एक बात कही थी कि आप वो जो नाम आपने लिखा है उसके साथ वो जो बोर्ड लगाए दुकानों के उसके साथ उस प्रोपराइटर का, उस मालिक का भी नाम लिखना है जो मालिक को चला रहा है। दोस्तों ये क्यों किया गया? क्योंकि 90% बल्कि 100% जो भी होटल है, जो भी खाद्य पदार्थ की दुकान है, मैक्सिमम जो भी फल बेच रहे, जो भी मिठाइयाँ बेच रहे, जो खाना बेच रहे, ऐसे जो भी होटल्स है, दुकान है, जो भी है वो है मुसलमानों के। मुसलमानों के होने के बावजूद भी वो क्या नाम लिख रहे हैं? बोर्ड क्या है? महादेव का नाम लिख रहे, वैष्णो देवी का नाम लिख रहे, हिंदुओं का नाम लिख रहे। दोस्तों इसके पीछे एक उनकी रणनीति है, मुसलमानों की उनकी रणनीति है। और वो उजागर करने के लिए उन्होंने बात की कि हर एक प्रोपराइटर का, हर एक मालिक का नाम बोर्ड पे लगना चाहिए। बाद में सब दुकानदार या उनके जो विरोधक है वो कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने स्टे लाया। ये बात समझ जाइए दोस्तों, कोर्ट ने स्टे लाया, स्टे दिया। उन्होंने जो बात की थी योगी आदित्यनाथ ने, उनके सरकार ने जो आदेश दिया था उसको इसके ऊपर स्टे लाया कोर्ट ने। तो कोर्ट का भी जो मुखौटा है वो उतारना था। कोर्ट हर दफे, हर समय हिंदुओं के अगेंस्ट ही क्या कर रहा है? अपनी बातें रख रहा है। क्योंकि वहाँ पे जो बैठा हुआ एक दो पैनल का जो ये था, न्यायाधीश थे, उनमें से एक न्यायाधीश ने क्या बात की थी? उन्होंने कि मैं केरल में जब था, केरल का मैं जब जज था हाई कोर्ट का, तब मैं खाना खाने के लिए होटल में जाता था और होटल में जाते वक्त वहाँ पे एक हिंदू का और एक मुसलमान का ये था, होटल था, मगर मैं मुसलमान के होटल में जाता था क्योंकि वहाँ पे साफ सुथरा था। यानी दोस्तों देखिए इसका मतलब क्या हुआ? हिंदू साफ सुथरा नहीं रहता है, मगर ये जो थूकते, थाली में थूकते, चाटते हैं, पैर रखते और नाना जा बातें करते, पेशाब भी करते। ये जो जज है उन्होंने कुछ देखा नहीं था क्या? कभी सुना नहीं था क्या? या तो उनको ये सब अच्छा लगता होगा, उनका पेशाब, उनकी थूक। दोस्तों कहने का मतलब आप समझ जाइए, आहिस्ता आहिस्ता ये सब बातें अभी खुलने लगी है। जो न्यायालय है, न्यायालय भी क्या कर रहा है? न्यायालय क्या साध रहा है? जब सर तन से जुदा जिसने बात की थी, जिन्होंने ये बात उछाली थी, उनको बेगुनाह करार कर दिया। और तभी एक टेलर की गला रेत की हत्या भी की गई थी, मगर उनको बाइज्जत बरी किया इसने, न्यायालय ने। दोस्तों ये बात समझ जाइए, ये छोटी मोटी बात नहीं है। हमारे देश की न्यायपालिका है, हमारे देश के विरोधक है, हमारे देश के नागरिक है मुसलमान, इतना होने के बावजूद भी वो हिंदुओं के विरोध में है, सनातन के विरोध में है और लगातार ये बयान देते जा रहे हैं। और खुलेआम ये जो मुल्ला मौलवी है वो तो खुलेआम बातें कर रहे हैं। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है,
ये मुल्ला मौलवी कैसे बयान देते हैं, ये मुसलमान के नेता कैसे बयान देते हैं, बिना डरे बिना झिझके खुलेआम बयान दे रहे। इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो, समझ सकते हो। दोस्तों ये सब बातें एक एक पत्ते अभी खुलने लगे हैं, ये सच्चाई सामने आने लगी है। यही सच्चाई सामने लाने के लिए उन्होंने ये बात की थी 400 पार, अब की बार 400 बार 370। दोस्तों अभी वही हो रहा है। यही हिंदुओं को जागरूक करने के लिए, हिंदुओं को ये बातें दिखाने के लिए, समझाने के लिए एक एक बातें अभी, एक एक बयानें आपको सुनने पड़ेगी, एक एक बातें आपके सामने आ जाएगी। इसके पीछे रणनीति है, राजनीति है। जो साधना था योगी आदित्यनाथ को, उन्होंने साधा है। आपको क्या लगा यूपी में जो हो रहा था, उनके भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी जो तत्व है, वो जो भी कार्य कर रहे, पार्टी के अगेंस्ट कार्य कर रहे, केशव प्रताप मौर्य डिप्टी सीएम, उनको मालूम नहीं था क्या? ऐसे अनगिनत नेता हैं जो योगी आदित्यनाथ के विरोध में काम कर रहे थे। कहाँ पे? यूपी में। वैसे ही महाराष्ट्र में भी हो रहा था, देवेंद्र फडणवीस के विरोध में भी ये काम चालू था। अभी उनको उजागर करना बाकी है, सिर्फ उनके मुखौटे उतारने जरूरी है, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे जो भेदी है, इसलिए ऐसे चोर उचक्के है, ऐसे स्वार्थी है, मतलबी है, उनको अभी चुन चुन के जनता के सामने लाना पड़ेगा, उनकी औकात दिखानी पड़ेगी। इसलिए दिल्ली में अभी जो उनका एक ये हुआ, सब मुख्यमंत्रियों को उन्होंने बुलाया था, सब डिप्टी सीएम को उन्होंने बुलाया था दिल्ली में, और उनकी एक सम्मेलन हुआ था, एक बात हुई थी। तभी एक करने की जरूरत क्या है कि अभी उनको दुनिया के सामने उजागर करना है। एक तो बात ये हो गई, और दूसरी बात क्या है कि उनको भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्या करना है, सतर्क करना है। भाई अभी सुधरो, वरना आपका इलाज किया जाएगा। जैसा इसके पहले जिसका जिसका भी इलाज किया है, वैसा आपका भी इलाज किया जाएगा। ये उनको एक इशारा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये लोकसभा चुनाव होने के बाद या इस साल जो 5 साल में, गए 5 साल में जो राजनीति हो रही थी, ये होने के बावजूद, होने के बाद उन्होंने समझा नहीं था क्या? नरेंद्र मोदी जी ने या अमित शाह ने ये समझा नहीं था क्या? उन्होंने जाना नहीं था क्या? ये समझ चुके थे, वो परख चुके थे। अंदरूनी भी ऐसे ताकते हैं, विरोधक तो है सामने जो दिखाई दे रहा है, विरोधक तो सामने दिखाई दे रहा है जो सामने खड़ा है, मगर जो अंदरूनी है, जो पीठ पीछे खड़े हैं, उनको भी उनको साधना था, समझना था। और यही बातें अभी होने लगी है। अभी भी काफ़ी विश्लेषक कह रहे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये सब बातें अब बाहर निकलने लगी है। ये तो आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो, मगर ये बातें पहले ही समझ चुके थे नरेंद्र मोदी जी। ये समझ चुके थे, उनको मालूम था ये होने वाला है, ये यही होगा। मैं 400 पार कर ही नहीं सकता हूँ, 400 पार हो ही नहीं सकता है, मगर अपनी सत्ता नहीं जाए। जो भी 240 आए हैं ना, वो भी नहीं आते, वो 400 पार का नारा नहीं लगाते, 370 का नारा नहीं लगाते। दोस्तों समझ जाइए, तो जो भी 240 आए ना, वो भी नहीं आते, वो भी नहीं आते। इसलिए जो भी काम, जो भी बातें, जो भी बयान, जो भी वक्तव्य नरेंद्र मोदी जी करते हैं, उसके पीछे एक रणनीति होती है, एक राजनीति होती है। मैं जो नरेंद्र मोदी जी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसके अनुसार मैं आपके सामने बातें रख रहा हूँ।
नरेंद्र मोदी जी जो भी बातें करते, जो भी बयान देते, जो भी वक्तव्य करते, उसके पीछे आगे की रणनीति होती है, आगे की रणनीति होती है, आगे की राजनीति होती है, और उस समय की भी, वर्तमान की भी और भविष्य की भी एक राजनीति रणनीति होती है। समझ जाइए आप। योगी आदित्यनाथ को कोई हटाएगा नहीं। ना योगी आदित्यनाथ के विरोध में नरेंद्र मोदी जी है, ना अमित शाह है। ये सिर्फ मीडिया बात कर रही है, ये सिर्फ विरोधी बात कर रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं, और अमित शाह भी जानते हैं। दोस्तों, ये रणनीति, राजनीति आप समझ जाइए। और मैं आपको किसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? हिंदुओं को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हिंदुओं को साधने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके पहले वीडियो में भी मैंने कहा कि सनातन नष्ट ही नहीं होगा। कितना कोई भी, किसी का भी माई का लाल हो, किसी का भी बाप उतर के आवे, कोई भी आवे, मगर वो सनातन खत्म नहीं कर सकता है, सनातन नष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि सनातन विज्ञान के ऊपर आधारित है। आपको जानना है तो मेरे चैनल पे जाइए, सनातनी वास्तव, और मेरे वीडियो देखिए, तो आपको पता चलेगा सनातन क्या है। मगर जरूर हिंदू खत्म हो जाएगा। जो तथाकथित हिंदू धर्म हम लोग कहते हैं, धर्म एक ही है, वो है सनातन। मगर तथाकथित हिंदू हम लोग जो कहते हैं, हिंदू धर्मी, वो वाकई में खत्म हो जाएगा, और हो चुका है। कश्मीर में हो चुका है, हिमाचल में हो चुका है, केरल में हो चुका है। अभी जो बचा हुआ बाहर देश है, उसमें से भी हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, और इस धरती से भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो सोच है ना, वो सोच ही हमें लेके डूब रही है, हमें लेके डुबा रही है। क्योंकि हम लोगों ने पहले सनातन नहीं समझा है। सनातन क्या है, सनातन का मतलब ही नहीं समझा है। पहले हिंदुओं को सनातन समझना जरूरी है, तभी हम लोग दुनिया को सनातन समझा सकते हैं। तो मैंने ये बात, जो कड़वी बात है, मैंने कही है कि हिंदू इस धरती से खत्म हो जाएगा। जो खुद को हिंदू कहता है, जिसको सनातन मालूम नहीं है, पता नहीं है, मगर सनातन ही बचेगा। अगर कितने सनातनी हैं ये आप जानो, आप सनातनी हो या नहीं हो आप जानो। वास्तव और बोलू गायत्री इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।